नमस्कार छात्रों, वसंत एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आज का हमारा विषय है ऊतक विज्ञान अर्थात ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और ऊतक के संबंध में हमारी परीक्षा से कौन कौन से प्रश्न जुड़े हुए हैं, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको लगभग 3 टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसके अंतर्गत पहला जो टॉपिक था वो जीवन की उत्पत्ति, दूसरा जैव विकास और तीसरा था आपका कोशिका विज्ञान अर्थात सेल। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे। साथ ही साथ आपकी पटवारी और अन्य एसआई एसएससी लेवल की जो परीक्षाएं हैं उन सब में ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होंगे। तो आपको इनको पढ़ते समय बिल्कुल भी एतलाली नहीं बरतनी है। आप इनको पढ़ते समय नोट करें, नोट करने के बाद इनसे संबंधित जो जानकारी आपको दी जा रही है उसको याद भी करें और उसके बाद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव लगाएं। आपके लिए इतना काफ़ी होगा। और इतना करने के बाद फिर आपको लगता है कि अब हमें नए स्तर पे या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जुटाने हैं, तो आप दूसरी जो किताबें हैं उनका सहारा लें। उसके पहले इससे संबंधित जो नोट्स आपको वसंत एकेडमी के द्वारा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं उनका प्रिंट कराएं और वहाँ से सटीक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऊतक। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मानव शरीर की जो न सिर्फ मानव शरीर की बल्कि संपूर्ण जैविक जगत के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों की जो प्राथमिक या मूलभूत इकाई होती है, संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है, वो है सेल। ये हमने 2 जगह पढ़ा था। एक तो कोशिका के पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि कोशिका की सामान्य जानकारी जब पढ़ी थी वहाँ हमने इस चीज़ के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत भी इसको पढ़ा था और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में भी जो हमने एक सिद्धांत पढ़ा था AI ओपेरिन का रासायनिक विकास का सिद्धांत, उसके अंदर भी हमने इस संबंध में कुछ बातें की थी। तो पिछले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर पड़े होंगे, आप एक एक करके उनका अध्ययन करें जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो कहना मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि सेल जो है वो किसी भी जीव के विकास की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, यही सेल जब आपस में जुड़ने लगती है तो किसका निर्माण करती है? ऊतक का। ठीक है, टिश्यू जो होते हैं वो कोशिकाओं का समूह होता है। अब कैसी कोशिकाओं का समूह है ये भी जान लेना है। यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए या कोई व्यक्ति भी पूछता है कि ऊतक क्या है, अगर मेंस में लिखने को आता है 3 नंबर में ऊतक पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? एक समान कोशिकाओं का समूह। ध्यान देना है इन चीजों पे कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? एक समान कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? एक समान कोशिकाएं, एक समान कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, ठीक है, क्या बात हो रही है? इनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन और इनकी संरचना, ठीक है, संरचना तथा कार्य कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। वो एक समान कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति समान होगी, वही एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। ठीक है, तो ऊतक बेसिकली है क्या? एक समान कोशिकाओं का समूह है और एक समान कैसी कोशिकाओं का समूह है? जिनकी उत्पत्ति, जिनकी संरचना और इनके कार्य समान होते हैं। अब उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होने वाले कोशिकाओं के समूह को जब हम ऊतक कह रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए ऊतक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऊतक का अध्ययन विज्ञान की शाखा हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी। जब इसके पहले हमने सेल पढ़ा था तो सेल का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जा रहा था? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी के अंतर्गत और ऊतक का अध्ययन विज्ञान की शाखा हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब ऊतक जो है बेसिकली आपके 2 प्रकार के हैं। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के हैं? अगर हम प्रकारों को समझें कि ऊतक कितने प्रकार के हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई ऊतक जो है वो 2 प्रकार के हैं। इनको प्रकारों की चर्चा की जाएगी तो ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कितने? पहला जो है वो है जंतु ऊतक, दूसरा जो है वो है पादप ऊतक। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जंतु ऊतक से जुड़ा हुआ। आज हम जंतु ऊतक पढ़ेंगे, पादप ऊतक नहीं पढ़ने वाले हैं। पादप ऊतक को थोड़ा समझ लेते हैं कि पादप ऊतक बेसिकली
ये भी आगे चल के देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभाज्योतक, ठीक है, विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक। दूसरे होते हैं स्थायी, स्थायी यानी कि परमानेंट। दो प्रकार के पादप ऊतक। विभाज्योतक ऊतक जो है वो आगे चल के तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शीर्ष ऊतक, शीर्ष विभाज्योतक। दूसरा होता है आपका पार्श्व विभाज्योतक। तीसरा होता है अंतर्वेशीय, अंतर्वेशीय। तीसरा जो ऊतक है वो कौन सा ऊतक है? अंतर्वेशीय। ठीक है, नाम लिख देता हूं, थोड़ा बायोलॉजी है तो नाम थोड़े अलग ऐसे रहेंगे अटपटे। अंतर्वेशीय। तो ये तीन ऊतक हुए कौन से? विभाज्योतक। ठीक है, एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और पार्श्व यानी कि लेटरल, और इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी। ये इनके इंग्लिश के नाम हो गए। स्थायी ऊतक जो होते हैं ये भी आगे चल के देखा जाए तो तीन भागों में बढ़ जाते हैं, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल ऊतक, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके विशिष्ट ऊतक, या इसको अपन जटिल लिख देते हैं, सरल और जटिल। तीसरे होते हैं आपके विशिष्ट। ठीक है, सरल ऊतक जो है वो भी आगे चल के आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगे कि भैया ये भी कितने तीन प्रकार के होते हैं। प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मृदूतक, ठीक है, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है आपका दृढ़ोतक यानी कि दृढ़ ऊतक। ये सरल ऊतक के तीन प्रकार हैं। ठीक है, फिर जटिल ऊतक देखोगे तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे दो प्रकार के। एक है आपका जाइलम, दूसरा है आपका फ्लोयम। ठीक है, जाइलम और फ्लोयम, ये इंपॉर्टेंट है। पादप ऊतक के अंतर्गत दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आपका ये वाला सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा ये वाला सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पादप ऊतक में कोई विशेष ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जंतु ऊतक। क्यों? क्योंकि मानव शरीर संरचना को अगर हम पढ़ते हैं तो मानव शरीर की संरचना जो है वो मुख्य रूप से कोशिका, ऊतक और विभिन्न अंगों से मिलकर बनी हुई है। तो विभिन्न अंगों के मिलने से जब मानव शरीर बना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंग किससे बनते हैं। तो अंग बनते हैं इन्हीं ऊतकों के आपसी संयोजन से। जैसे कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो ऊतक बन जाते हैं। जब ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी का ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी कि अंग बनते हैं, और यही अंग एक व्यवस्थित रूप से संरचना में काम करने लगते हैं तो अंग तंत्र बन जाते हैं, और अंग तंत्र बॉडी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? ऊतक। और ऊतक भी कौन सा पढ़ना है? मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले यानी कि जंतु ऊतक। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऊतक हैं? तो यहाँ हम सबसे पहले प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, कि ऊतक जो है मानव के शरीर में जो पाए जाते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। 1, 2, 3 और 4। पहला जो ऊतक है वो है आपका उपकला ऊतक। कौन सा? उपकला ऊतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो ऊतक है वो है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका यानी कि नर्व टिश्यू। और चौथा जो ऊतक है वो है आपका पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू। यानी हमारे शरीर के अंदर चार प्रकार के ऊतक होते हैं, और ये चारों प्रकार के ऊतक आगे चल के हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं जिनसे हमारा शरीर काम करता है। यानी कि हमारे शरीर में देखा जाए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर अपन देखें तो हार्डवेयर जो है वो हमारे शरीर के अंग हैं। इन अंगों का निर्माण किससे हो रहा है? इन ऊतकों से हो रहा है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के ऊतक हैं? एक एक करके फिर से दोहराओ। मानव शरीर में चार प्रकार के ऊतक होते हैं, या मानव शरीर ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैविक जगत के अंदर जो जंतु है उन जंतुओं के शरीर में अधिकांशतः आपको ये चार प्रकार के ऊतक दिखेंगे। चार प्रकार के ऊतक कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू, मस्कुलर ऊतक यानी कि पेशी टिश्यू। ठीक है, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उपकला ऊतक। उपकला, उपकला
ऐसा ऊतक जो आपके शरीर को सुरक्षा दे रहा हो, आपके अंगों के ऊपरी परत का निर्माण कर रहा हो, वो कहलाता है आपका उपकला ऊतक। ठीक है, जैसे कि आपकी स्किन है, स्किन जो है वो उपकला ऊतक से बनी है, स्टमक जो है उपकला ऊतक से बना है, और भी कई अंग हैं जिनके अंदर उपकला ऊतक पाया जाता है, जो आपके शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा और उनके मध्य अंतर क्रिया का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी जो ऊतक होते हैं वो बेसिकली अगर अपन देखें तो 3 टाइप के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एक होता है कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक जिसके अंदर पाए जाते हैं आपके टेंडन और लिगामेंट। क्या पाए जाते हैं? टेंडन और लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं आपके तरल, ठीक है, संयोजी ऊतक जिसके अंदर पाए जाते हैं आपका रक्त और लिम्फ यानी कि लसिका। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत आपके और भी कुछ अन्य ऊतक पाए जाते हैं जो खास विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, लेकिन अपन यहां पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसके कार्य हैं जो आपको याद कर लेने हैं। कंकाल ऊतक के अंतर्गत आपको अस्थि और उपास्थि भी देखने को मिलेगी। अस्थि और उपास्थि ये ऊतक है। ऊतक का ये जो संयोजी ऊतक है, इन संयोजी ऊतक का कार्य क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे, यानी कि कनेक्ट करने का, बॉडी के 2 ऑर्गन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। जैसे तरल ऊतक जो है लिक्विड के अंतर्गत आपके लिम्फ यानी कि लसिका और रक्त यानी कि ब्लड पाया जाता है, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के परिवहन में, ठीक है, हार्मोन्स के परिवहन में, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में या अन्य आवश्यक अनावश्यक जो पदार्थ है उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यदि हम टेंडन और लिगामेंट को समझने का प्रयास करेंगे तो टेंडन यानी कि आपको 2 चीज याद रखनी है। एक याद रखना है MBT और एक याद रखना है BBL। MBT और BBL 2 चीज याद रखना, आपका काम हो जाएगा। MBT यानी कि मसल्स टू बोन, जब आपके शरीर की मांसपेशियां बोन्स यानी कि हड्डी से जुड़ती हैं तो टेंडन के माध्यम से जुड़ती। MBT यानी कि मसल्स टू बोन, मसल्स बोन से टेंडन के माध्यम से जुड़ती है। BBL यानी कि बोन टू बोन लिगामेंट, यदि 2 हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं तो लिगामेंट के माध्यम से जुड़ती हैं। जैसे कि ये एक हाथ है, इस हाथ के अंदर ये वाली हड्डियां और ये वाली हड्डियां ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, जब ये दोनों हड्डियां या तीनों हड्डियां आपस में यहाँ कहीं जुड़ी हुई हैं तो यहाँ किसके माध्यम से जुड़ी हुई है? तो यहाँ लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी है। ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट। BBL याद रखना, BBL एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप याद रख पाएंगे। BBL यानी कि बोन टू बोन लिगामेंट, यानी कि 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करेगा लिगामेंट। और MBT यानी कि मसल्स टू बोन। अब परीक्षा में ये पूछा जाएगा टेंडन क्या काम करता है, तो वहां पे 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये रहेगा हड्डी को बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है, दूसरा ऑप्शन रहेगा मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो आपको क्या टिक करना है? MBT फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे आपको सही आंसर टिक करने में मदद मिलेगी। और वो क्या रहेगा? MBT मतलब मसल्स टू बोन, यानी कि आपकी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। और वो कौन काम कर रहा है? वो काम कर रहा है टेंडन। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। तीसरा है आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक जो है वो आपके शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, जो कि नर्व सेल यानी कि तंत्रिका से बना होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो जन्म के बाद विभाजित नहीं होती, अर्थात तंत्रिका ऊतक में भी विभाजन नहीं होता। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जन्म के बाद विभाजित नहीं होती, तो तंत्रिका कोशिका जन्म के बाद विभाजित नहीं होती और बाकी सारी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। और इस ऊतक का काम है आपके शरीर के अंदर चेतना शक्ति का विकास करना, नियंत्रण करना, बॉडी ऑर्गन के बीच में कंट्रोल करना और पूरी बॉडी को एक निश्चित नियंत्रण मापदंड में रखने का काम इसका होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका है चौथा वो है मसल्स यानी कि पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मसल्स टिश्यू 3 प्रकार की हैं। एक तो है आपकी हृदय पेशी, दूसरी है अरेखित पेशी
तीसरी है आपकी रेखित पेशी। रेखित यानी कि स्ट्रेप्टेड और अरेखित यानी कि अनस्ट्रेप्टेड और हृदय यानी कि कार्डियक। 3 प्रकार की मसल्स होती हैं आपकी बॉडी में। टोटल यदि मसल्स पूछी जाएंगी आपके शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है तो 656 मसल्स आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। शरीर के अंदर मसल्स की संख्या कितनी है 656, 656। कुछ किताबों में आपको ये आंसर मिलेगा 639। पेपर में जब आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर में मसल्स यानी कि पेशियों की संख्या कितनी होती है तो कुल संख्या आपको यदि ये दोनों ऑप्शन दिख जाएं तो आप इसको पहली प्रायोरिटी देंगे, 656 आपका राइट आंसर होगा। और यदि दोनों में से कोई एक दिख जाए, जैसे कि ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये दिया है तो आप ये टिक कर देंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है और केवल लिखा है 656, ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये टिक कर दो। दोनों में से जो आ जाए वो तो टिक करना ही है, लेकिन दोनों आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे 656 मसल्स जो रहेंगी उसको टिक कर देंगे। मानव शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या कितनी है 656 है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कितने प्रकार की हैं तो आप टिक करेंगे 3। पहला प्रकार हृदय पेशी, दूसरा अरेखित पेशी, तीसरा रेखित पेशी। ये 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। हृदय पेशी केवल हृदय के अंदर पाई जाती है। दिल की सुरक्षा करने के लिए दिल में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां कौन सी मांसपेशियां हैं, कार्डियक मसल यानी कि हृदय पेशी, ठीक है, जो दिल की सुरक्षा करती है। फिर इसके बाद है अरेखित, यानी कि नहीं, रेखित यानी कि जो ऐसी मसल जो मूव नहीं करा सकते, जैसे जो मसल्स आपकी हड्डियों से नहीं जुड़ी होती, ऐसी मसल जो हड्डी से नहीं जुड़ी है ऐसी मसल्स को आप मूव नहीं करा सकते। जैसे ये मसल जो है ना यहाँ की बाइसेप्स वाली, आर्म्स वाली जो मसल्स होती उसको आप इस तरीके से करो तो यहाँ पे मूवमेंट होता है। अब मेरी इतनी अच्छी बॉडी नहीं है जिससे आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, जिनकी अच्छी बॉडी है उनको आपने देखा होगा वो इस तरीके से करते हैं तो उनका गोला जो है वो हिलने लगता है। तो यानी कि ये एक ऐसी मसल्स हुई जो क्या है मूव कराई जा सकती है। ऐसी मसल जिनको अपन इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करा सकते हैं वो रेखित मसल कहलाती हैं। और रेखित मसल वही रेखित मसल होंगी जो आपके कंकाल यानी कि हड्डी से जुड़ी होगी। तो मतलब कंकाल से जुड़ी होने के कारण इस रेखित मसल को कंकाल मसल भी कह सकते हैं, स्केलेटन मसल भी कहा जा सकता है, कंकाल पेशी भी कहा जा सकता है। तो ऐसी पेशी जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, मूव करा सकते हैं, वो रेखित पेशी कहलाती है। और यह पेशी मुख्य रूप से हड्डी से जुड़ी होने के कारण इसको कंकाल पेशी भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी मसल जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला सकते, जैसे आपका स्टमक, आप उस स्टमक की मांसपेशियों को अपने हिसाब से नहीं हिला डुला सकते, इसका मतलब वो अरेखित पेशी है। जब वो अरेखित पेशी है तो ऐसी स्थिति में उसको अनस्ट्रेप्टेड कहते हैं। लेकिन इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जितनी भी अरेखित मसल्स होती हैं वो चिकनी होती हैं। कैसी होती हैं? चिकनी, मतलब स्मूथ होती है, इसलिए इनको चिकनी पेशी भी कहते हैं। और ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर कौन सी पेशी पाई जाती है, तो स्टमक के अंदर पाई जाती है आपकी चिकनी पेशी। चिकनी पेशी यानी कि स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल जो होती है वो अरेखित होती है, जिनको अपन अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला नहीं सकते, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ 4 प्रकार के ऊतक। एक एक करके इनके बारे में थोड़ा कुछ फैक्चुअल जानकारी जिनको हम पढ़ते जाएंगे और उन फैक्टों को आप नोट करते जाएंगे, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, जिससे आपकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी होती जाएगी। जैसे ऊतक के बारे में, ऐसी कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और उनकी संरचना, ठीक है, उत्पत्ति यानी कि उसकी उत्पत्ति के बाद बनावट यानी कि संरचना तथा कार्य समान हो, वे सारे के सारी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह देंगे? ऊतक। और ऊतक का अध्ययन विज्ञान की शाखा किसके अंदर होता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। बाकी का ऊतक जंतुओं के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, मानव के अंदर भी हैं। पहला उपकला ऊतक, ये उसका डायग्राम है। उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी यानी कि मसल्स टिश्यू, और संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऊतक हैं। चारों के नाम नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति किस किस से हो रही है? यानी कि उपकला जो ऊतक है, एपिथेलियल जो टिश्यू है, वो भ्रूण के अंदर पाई जाने वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से इस उपकला ऊतक की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। ये परीक्षा में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से इस ऊतक का निर्माण या उत्पत्ति किस प्रकार की कोशिका से हुआ है?
तो उपकला ऊतक का जो निर्माण है या उसकी उत्पत्ति आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 प्रकार की भ्रूण से उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की 3 प्रकार की कोशिकाओं से आपकी उपकला ऊतक का निर्माण होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा, जो मैंने बताया था, स्त्रावण यानी कि सीक्रेशन, अवशोषण, उत्सर्जन और प्रजनन। ये 3 इसके काम, 4-5 जो लिखे हैं वो इसके कुछ काम हैं। जैसे आपको मैंने उदाहरण के तौर पे दिया था स्किन, तो स्किन का काम, आप स्किन के ऊपर जब चोट लग जाती है तो आप कोई ट्यूब, ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है ना। जब आपको गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, तो ये क्या हुआ? अवशोषण और उत्सर्जन। ठीक है, तो उपकला ऊतक जो होते हैं वो कुछ मात्रा में चीजों का उत्सर्जन करते हैं, कुछ मात्रा में चीजों का अवशोषण करते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में चीजों को एक्सक्रीट करते हैं, चीजों के सुरक्षा में भी मदद करते हैं। तो ये उसका कुछ क्या हो गया? मुख्य कार्य हो गया उपकला ऊतक का काम। और उपकला ऊतक के निर्माण के संबंध में जानकारी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाएगी। उपकला ऊतक के बाद नेक्स्ट आपका संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मेसोडर्म, भ्रूण के अंदर पाई जाती हैं ये कोशिकाएं। तो भ्रूण की मेसोडर्म कोशिका से, ठीक है, आपकी पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और इसके पहले कनेक्टिव टिश्यू, इन तीनों का निर्माण जो है वो भ्रूण की किससे हो रहा है? मेसोडर्म कोशिका से हो रहा है। ठीक है, और एक्टोडर्म कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है? तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक भी, क्योंकि वहां पे तो तीनों कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब परीक्षा में ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से एंडोडर्म, कैसा? एंडोडर्म, भ्रूण की एंडोडर्म कोशिका से निम्नलिखित में से किस ऊतक का विकास होता है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे? उपकला ऊतक, क्योंकि इसका निर्माण जो है मेसोडर्म से, इसका निर्माण भी मेसोडर्म से, इसका निर्माण एक्टोडर्म से, और एंडोडर्म जो है वो कहाँ आपको दिखाई दे रही है? एंडोडर्म दिखाई दे रही है केवल और केवल उपकला ऊतक में। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे बन जाएंगे। या ये भी प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से भ्रूण की मेसोडर्म कोशिका से किसका निर्माण नहीं होता? तो भ्रूण की मेसोडर्म से आपकी उपकला ऊतक बनी रही है, ठीक है, संयोजी भी बन रही है, पेशी भी बन रही है, लेकिन ये नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लगा देंगे तंत्रिका ऊतक का निर्माण जो है वो मेसोडर्म कोशिका से नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनके काम देख लो, तो पेशी ऊतक, जो संयोजी ऊतक होगा उसका काम होगा चलनशीलता यानी कि चीजों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का। ठीक है, मसल्स टिश्यू जो होंगे उसका काम होगा सहारा देना, हेल्प करना। ठीक है, संयोजन यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट बिठाना, और संवहन यानी कि वही परिवहन करना। ठीक है, चीजों को जोड़ना और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करना। तंत्रिका ऊतक जो है उनका काम क्या है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना और बॉडी को संतुलित बनाए रखना और नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये उसके कुछ कार्य हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलत नहीं हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के साथ आप इसको घर पे बाद में नोट कर लेना। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक एक करके। नेक्स्ट उपकला ऊतक को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। उपकला ऊतक के अंतर्गत, उपकला ऊतक कोशिकाओं की एक परत है जो बाहरी सतह को ढक लेती है। यानी कि ये क्या है? आपकी कुछ अंदर शरीर के अंदर पाई जाने वाली रक्त वाहिनियां हैं। तो रक्त वाहिनियों के ऊपर या जो भी आप ऑर्गन यहाँ पे देख रहे हैं, इनके ऊपर की जो लेयर है वो किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक की। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा की थी। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और उनके बीच अंतः कोशिकीय जो पदार्थ है वो नहीं पाया जाता। यानी कि एक कोशिका ये है, दूसरी कोशिका ये है, तो दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन उपकला ऊतक जो है वो ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिनके बीच में अंतः कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेल्यूलर जो स्पेस है वो नहीं पाया जाएगा। यानी कि अब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से अपन क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या है? अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है? बिल्कुल भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया है पिछली बार, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है? यह ऊतक बाहरी त्वचा यानी हमारी स्किन की जो बाहरी त्वचा है उसकी बात हो रही है, ग्रसिका, कंठ यानी कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, आमाशय यानी कि स्टमक, आंत, ये आपको आंत दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रसनी,
ठीक है, यानी कि फेरिंग्स आदि की सतह पर पाए जाते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गन के अपन नाम ले रहे हैं, इन ऑर्गन की ऊपरी सतह पर जो ऊतक पाया जाता है वो कौन सा है, आपका उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। डायग्राम भी आपके साथ ही साथ यहाँ पे बने हुए हैं। उपकला ऊतक के काम क्या है, तो यह जल का अवशोषण, जल व आवश्यक जो पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ, उनका अवशोषण करता है या उसके अवशोषण में सहायक है। आपने मूवीज में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है उसके ऊपर ऐसा पानी के छींटे डाले जाते हैं ना, तो फिर उसको होश आने लगता है। तो पानी को क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने। तो ये उपकला ऊतक का काम क्या है, जल और पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये अंगों की चोट सुखाने, संक्रमण तथा रासायनिक पदार्थों के जो हानिकारक प्रभाव है उससे भी रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कोई भी केमिकल अटैक हो रहा है तो हमारी इंटरनल बॉडी को क्या कर रहा है, उससे सिक्योर कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये काम है। शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को निकासी में सहायता करता है, यानी कि जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी क्या करती है, पसीने का उत्सर्जन करती है, पसीना बाहर निकलता है। और पसीना बाहर जब निकलता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है। और पसीना तब बाहर निकलता है जब हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी साथ ही साथ निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ काम हैं, कामों को आपको याद कर लेना है। कार्य जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो लगभग इस तरीके से पूछे जाते हैं। उपकला ऊतक के बारे में सत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन को छांटिए, फिर वो कूट में आ जाते हैं, एक, केवल दो, केवल एक, तीन, केवल दो, चार या उपरोक्त सभी इस तरीके से। ठीक है, वहाँ आपको मदद करेंगे। बाकी का संयोजी ऊतक के बारे में देखें, ये जटिल जीवों के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक है। ठीक है, यानी कि हम भी एक जटिल जीव है, कॉम्प्लेक्स एनिमल, मानव। तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे, जो भ्रूण की मेसोडर्म कोशिका से बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रूण की मेसोडर्म कोशिका से संयोजी ऊतक का निर्माण हो रहा है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो हैं शरीर में विभिन्न अंगों को आपस में संबद्ध यानी कि जोड़ने का कार्य करती हैं, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। ये नॉर्मल फैक्ट है, लेकिन ये पता होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट का साइन लगा रहा हूँ और इस पे अपनी बात हो चुकी है। ठीक है, एक एक करके यही जो फैक्ट अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में इससे संबंधित जब प्रश्न बने तो आप पे कोई भी विपत्ति ना आए या आप उस आंसर को सही कर सकें। ठीक है, इनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, यानी कि जो दो कोशिकाएं हैं वो दो कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से थोड़ा कम ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, फिर संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। इंटरनल ऑर्गन की जो खाली स्पेस होते हैं उनके अंदर ये भरी होती है, तभी तो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करेंगी। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसके कार्य को समझ लें अपन। एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ना, ठीक है, यानी बॉडी के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम इसका है। उपास्थि व अस्थि यानी कि आपकी कार्टिलेजियस और बोन दोनों को सहायता करना, यानी कि आपकी हड्डी को और कार्टिलेजियस को दोनों को हेल्प करना। वसा का संचय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो आप भले ही भूल जाना कि भैया 4 ऑप्शन दे दो, मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। नाम याद करने के लिए ऑप्शन दे दो, मैं उसमें से एक टिक लगा दूंगा, आप समझ जाना मेरा नाम क्या है। लेकिन ये नहीं भूलना है आपको। वो भूल सकते हो कि ठीक है आपको नाम नहीं मालूम अपना, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं भूलना, क्योंकि ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वसा का संचय, फैट कौन स्टोर करता है। वसा के संचय का कार्य जो है वो कर रहा है आपका संयोजी ऊतक। पदार्थों के परिवहन में तो ये काम करता ही करता है, ये तो इसका पेटेंट काम है। ठीक है, वसा के संचय को करने का काम भी इसका ही होता है। संयोजी ऊतक के प्रकार तो थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की थी। तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कि टेंडन और लिगामेंट जो हमने कंकाल के अंतर्गत पढ़े थे, और अलग से कंकाल जो है वो है आपकी अस्थि और उपास्थि यानी कि कार्टिलेजियस और बोन। ये 3 प्रकार के आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की कुछ अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। रक्त बॉडी के अंदर हार्मोन्स का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ आवश्यक पदार्थों के परिवहन में लिम्फ यानी कि लसिका भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेंडन और लिगामेंट, इसके लिए मैंने आपको एमबीटी
और BBL, दो फॉर्मूले दिए हैं, आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं याद रखोगे तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। BBL यानी कि बोन टू बोन लिगामेंट, यानी कि दो हड्डियों को जोड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, लिगामेंट इस्तेमाल कर रहे हो। MBT यानी कि मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, टेंडन इस्तेमाल। आप नहीं कर रहे हो, कर तो ऊपर वाला रहा है, यानी कि आपके शरीर के अंदर दो हड्डियां जब जुड़ी हैं आपस में, तो दो हड्डियां लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हैं। जब आपकी मसल्स मांसपेशी से जुड़ी है, मसल्स मतलब हड्डी से जुड़ी है, मांसपेशी तो मसल्स ही है, मांसपेशी जो है आपकी मसल जो है यदि वो हड्डी से जुड़ी है तो टेंडन के माध्यम से जुड़ी। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको मदद करेगा। बाकी का कंकाल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आपकी हड्डी और उपास्थि यानी कि कार्टिलेजियस पाए जाते हैं, जैसे ये छल्ले हैं जो आपको गले में दिखाई देते हैं, ये कार्टिलेजियस हैं। बाकी का आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये हाथ की हड्डी है, कमर की हड्डी, ये सारी हड्डी है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो मजाक में या कभी गुस्से में बोल ही देता है कि हड्डी तोड़ देंगे और चुपचाप बैठ जाओगे, ठीक है। तो हड्डी मतलब हड्डी, तो हड्डी ना टूटे, चुपचाप से ना बैठो, इसलिए वो काम नहीं करना। फिर आपका है पेशी ऊतक यानी कि मसल्स टिश्यू, प्रचलन और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों या गतियों के लिए पेशी ऊतक आवश्यक होते हैं, यानी कि चलने के लिए, प्रचलन यानी कि चलने के लिए, और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ये इस तरीके से। तो ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए क्या जरूरी है, आपके लिए मांसपेशियां जरूरी हैं। और एक बात ये और याद रखना, आपके शरीर की कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, वो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपकी मांसपेशियों में ही पाई जाती है। और मांसपेशियों के अंदर पाए जाने से क्या होता है, मांसपेशियों में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है, श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तो सबसे ज्यादा मांसपेशियों में ऊर्जा का निर्माण होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनी होती है, तो ये तो नॉर्मल सा फैक्ट है, सब जानते हैं। जैसे 1 किलो शुद्ध नमक देना, तो 1 किलो शुद्ध नमक, शुद्ध नहीं समझते क्या, तो वो वाला बच्चे भी जानते हैं इसके गुण। तो ऐसा ही फैक्ट है, जब बोल ही दिया है कि पेशी ऊतक जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बने हैं, तो वो विशिष्ट कोशिका जो होगी पेशी कोशिका ही होगी, ठीक है। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इस प्रकार के ऊतक जो हैं यानी कि पेशी ऊतक जो हैं उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सारकोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सारकोप्लाज्म, ठीक है। सारकोप्लाज्म इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहां पाया जाता है, तो पेशी ऊतक के अंदर पाए जाने वाले तरल यानी कि लिक्विड को सारकोप्लाज्म कहते हैं। इस सारकोप्लाज्म में केंद्रक होता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, होता है तो कोई बात ही नहीं है, उसको मना नहीं कर रहे हैं, पाया जाता है तो ठीक है, याद कर लेना। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गतित यानी कि चलने की जो क्रिया है वो पेशी ऊतक के कारण ही होती है, यानी कि जितने भी एनिमल हम जो चल रहे हैं वो पेशी ऊतक की उपस्थिति के कारण ही चल पा रहे हैं। ये जो हाथ मैंने इस तरीके से हिलाया या इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, ये मांसपेशियों के होने के कारण ही हो रही हैं, अगर वो नहीं होता तो नहीं होती, ठीक है। अब है आपकी औतिकी और कार्यकी के आधार पर, यानी कि हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शन के आधार पर अगर अपन देखें तो पेशी ऊतक जो हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक एक करके इनके बारे में थोड़ी जानकारी और उनके डायग्राम को दिया गया है आपको। अरेखित यानी कि अनैच्छिक, यानी कि ये ऐसी हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। होती अरेखित पेशी है, जिसे अपन स्मूथ मसल भी कह रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मसल भी कह रहे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह रहे हैं, यानी कि एक के कितने सारे नाम हो गए, काम के आधार पर नाम बनते जा रहे हैं। अरेखित पेशी यानी कि वो ऐसी पेशी जिसे अपन मूव नहीं करा सकते, वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और मूव ना होने के कारण, हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करने के कारण उसको अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। चूंकि ये जो मसल्स होती हैं वो चिकनी होती हैं, इसलिए इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। जैसे ये जो आपके स्टमक के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये जो मसल्स है वो आपकी इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि वो कैसी हैं, चिकनी पेशी हैं। रेखित मसल यानी कि इसको अपने इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, इसलिए इसको ऐच्छिक मसल भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में स्ट्रेप्टेड मसल और वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। चूंकि ये कंकाल यानी कि हड्डी से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसको कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटन मसल भी कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर की आपकी हृदय पेशी,
हृदय यानी कि कार्डियक मसल जो आपके दिल में पाई जाती है, आपके दिल के अंदर जो भी है वो क्या है, मसल्स है। फिर जो भी आप समझ रहे हैं मेरे दिल के अंदर ये है, मेरे दिल के अंदर वो है, वो सारी चीजें नहीं है, वो कहाँ है, दिमाग के अंदर है। दिल के अंदर क्या है, मांसपेशियां हैं और ब्लड है, दो ही चीजें, ठीक है, और बाकी का किसी का कोई स्थान नहीं है। दिल के अंदर क्या पाई जाती हैं, आपकी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो दिल को सुरक्षा देती हैं, और ब्लड पाया जाता है जो पंप होता रहता है। बाकी का दिल में कुछ भी नहीं है। एक एक करके आगे इन पर चर्चा करें। रेखित पेशी, अरेखित पेशी के बारे में तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि अरेखित पेशी। तो आइरिस, वृषण यानी कि टेस्टिस और उनकी नलिकाओं में, जैसे मूत्र वाहिनियों में मूत्राशय यानी कि यूरेटर, और यूरेटर यानी कि मूत्राशय, ठीक है, और यूरिथ्रा यानी कि मूत्र वाहिनियां तथा रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स आदि के अंदर जो पाई जाती हैं वो होती हैं अरेखित, यानी कि जिनको हम मूव नहीं करा पाएंगे, ठीक है। बाकी का आहार नाल की भित्ति में अनुदैर्घ्य और गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में ये दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बस उनके नाम को याद रखना। आइरिस के अंदर पाई जाती हैं, वृषण यानी कि टेस्टिस में पाई जाती हैं, और कुछ नलिकाएं जैसे आपकी मूत्र वाहिनियों में, मूत्राशय में, रक्त वाहिनियों में, ठीक है, आहार नाल में, इन सब चीजों के अंतर्गत ये क्या है कि आपकी अरेखित मसल्स पाई जाती है, ठीक है। अरेखित पेशियों का संकुचन जंतु में इच्छा के अनुसार नहीं होता, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार इनमें फैलने और सिकुड़ने की घटना नहीं होती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन यानी कि प्रसार के कारण होता है। जब हम भोजन को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं कि भोजन नीचे आ रहा है, तो भोजन जो है ऊपर से नीचे इन्हीं पेशियों के संकुचन के कारण आता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमें याद रखना है कि निम्नलिखित में से हमारे भोजन का ऊपर से नीचे उतरना किस पेशी के माध्यम से हो रहा है, तो वो हो रहा है आपके अरेखित पेशी के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट, रेखित पेशी, ये पेशियां जंतुओं के कंकाल से संबंधित रखती हैं या संबंध रखती हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको हमने क्या नाम दे दिया, कंकाल पेशी भी नाम दे दिया है। ये अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं इनको, इसलिए इसको इच्छिक पेशी भी कह रहे हैं। स्केलेटन मसल या वॉलेंटरी मसल दोनों एक ही चीज है। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सार्कोलेमा, ठीक है। इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि इस मांसपेशी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उस साइटोप्लाज्म को नाम क्या देते हैं अपन, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। यह पेशी शरीर के बाहु यानी कि आर्म्स, ये भुजाएं जो अपन ने बताई थी ना, इस तरह से बॉडी जब हिल रही है मतलब आर्म्स, ठीक है, फिर पैर, गर्दन आदि के अंदर पाई जाती है, और इनका भार शरीर के भार का प्राय 50% होता है, यानी कि हमारे शरीर का जो वजन है उस वजन का 50% जो भाग है, यानी हमारी टोटल बॉडी का 50% वेट जो है वो इसी प्रकार की मांसपेशियों से होता है। इसीलिए कहते हैं ना कुछ खाया करो, कुछ खाया करो, यानी कि मांसपेशियों में ग्रोथ होगा, ग्रोथ जब होगा तो वजन बढ़ेगा, तो वजन बढ़ेगा तो कमजोरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनती रहेगी, क्योंकि इन्हीं मांसपेशियों के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक है। और मांसपेशियों में ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन खाने से। प्रोटीन को क्या कहते हैं, मांसपेशियों में वृद्धि लाने वाला भोज्य पदार्थ बोला जाता है। रेखित पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं, यानी कि नर्व जो टिश्यू हैं या नर्व जो सेल हैं उनके द्वारा क्या होती हैं, ये उत्तेजित होने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि दिमाग में कभी विचार आता ना गुस्से में कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, फोड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी मांसपेशियां उत्तेजित हो जाती हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये तंत्रिका ऊतक से क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। हृदय पेशी, तो इस प्रकार की पेशी से हृदय की भित्ति बनती है, यानी कि हृदय की जो दीवार है वो इसी से ही बनती है ना। हमने अपने दिल में तुम्हें छुपा रखा है जमाने से, तो वो दिल में नहीं छुपी है, वो कहाँ छुपी है, वो दिमाग में छुपी है, ठीक है। तो दिल के अंदर जो पेशियां पाई जा रही हैं वो हृदय पेशी है।
फिर उसके बाद रेखित पेशी की भित्ति, जो रेखित पेशी है आपकी स्ट्रेप्टेड जो मसल्स है उसकी भित्ति, इसमें भित्तियां जो होती हैं इनमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं, ठीक है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। हृदय पेशी स्वभावतः अनैच्छिक, यानी कि इन्हें भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हिला सकते, नहीं तो क्या है कि हम अपने दिल को हिला लेते तो पता चले कि दिल इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये भी अनैच्छिक प्रकृति का ही होता है। एवं हमेशा संकुचन और प्रसरण, यानी कि वो फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिसके फैलने और सिकुड़ने में ये मांसपेशियां क्या करती हैं, मदद करती हैं। आजीवन चलता रहता है इसका फैलना और सिकुड़ना। जब ये दिल के फैलने और सिकुड़ने की स्थिति रुक जाएगी तो समझ लो दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, और अगर दिल की धड़कनें रुक गई तो इंसान टें बोल जाएगा। क्या बोल जाएगा? टें, ठीक है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक प्रवाहित होता है। यानी कि दिल के फैलने और सिकुड़ने से, यानी कि संकुचन की क्रिया से क्या हो रहा है कि ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पंप हो रहा है। तो आज के वीडियो का लास्ट चैप्टर वो है आपका तंत्रिका ऊतक। फिर ये लेक्चर खत्म होगा और उसके बाद मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, ठीक है। ये जो ऊतक है, तंत्रिका ऊतक की बात हो रही है, यह ऊतक शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ठीक है। जैसे कि मैं इस तरीके से हाथ हिला रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप भी गर्दन हिला रहे होगे, हिला रहे हो कि नहीं हिला रहे गर्दन? समझ में आ रहा है ना? बोले कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है ये आपके तंत्रिका ऊतक से हो रही है, ठीक है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं इसी ऊतक से बनी होती हैं, यानी कि पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल से बना होता है, और नर्व सेल जो आगे चल के नर्व टिश्यू का निर्माण करती है। तंत्रिका ऊतक संवेदन के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। संवेदन नहीं, संवेदना है। संवेदना को, यानी कि आपके सेंसिबिलिटी जो ऑर्गन होते हैं, यानी कि सेंस जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो कार्य हो रहा है तंत्रिका ऊतक से ही हो रहा है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो न्यूरॉन अर्थात नर्व सेल कहलाती है, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसके अंतर्गत हमने मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऊतक को पढ़ा, ठीक है, और इससे संबंधित जो हमने महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आप तक पहुंचाई। इसके बाद अगली मुलाकात एक अगले लेक्चर के साथ होगी, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको सकारात्मक रूप से हेल्प ही करेंगे, ठीक है। जय हिंद।